Hello students, how are you? I hope you all are fine in your homes. I am Parush Mishra, TGT Physical Education Teacher, Kendriya Vidyalaya Mahoba. Today I am going to teach you a very interesting topic, training in sports, chapter number 12. First we start the topic or we start the chapter. Now. What is sport training? ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज स्पोर्ट ट्रेनिंग. इट इज़ अ ट्रेनिंग बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक प्रिंसिपल टू प्रोवाइड द स्पोर्ट्स पर्सन फॉर एनहेंसिंग द लेवल ऑफ हिज और हर परफॉर्मेंस. ये वो ट्रेनिंग है जो किसी एक खिलाड़ी को दी जाती है, बिगनर्स को और बड़े खिलाड़ियों को भी, कि वो अपना पोटेंशियल और गेम में कैसे वो आगे बढ़ सके और अपनी परफॉर्मेंस को कैसे आगे करे. Training is the process of preparation of human resources. Training is concerned with the development of particular skills up and required level through the instruction and practice. The word sport training refers to training or effort carried out by the sports person in order to increase their performance in sports competition. Sport training is a scientific based and pedagogical based organized process through which planned and systematic effort on performance ability and performance readiness aim to sports perfection and performance improvement as well as the contest in sports competition. मतलब ये वह ट्रेनिंग है जो एक खिलाड़ी को प्रोवाइड की जाती है, जिसमें उसकी हर प्रकार की ट्रेनिंग होती है. उसकी स्किल्स की ट्रेनिंग, इससे एनहेंस होती है हिज और हर स्किल ट्रेनिंग. इसमें आते हैं कंपोनेंट ऑफ फिटनेस. जो फिटनेस के कंपोनेंट्स है उनको मिला के उनको जब हम अपना इंक्रीज करेंगे तब आपकी ट्रेनिंग और आपकी परफॉर्मेंस में सुधार होगा. सो लेट्स वी स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस. फर्स्ट फिटनेस कंपोनेंट इज स्ट्रेंथ. व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेंथ? Strength is a muscular ability to overcome the resistance. Simple words, strength is the one of the most important factor of fitness. It is a factor that influence or the rather the performance efficiency of the individual in different area of sports. Strength is the ability of an individual to exert the force. Simple है कि आप कोई भी कार्य में जो भी हमारे सामने रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करना. जस्ट लाइक आप समझेंगे सिंपल वर्ड्स में कि जैसे कोई वेट ट्रेनर है तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका वेट. वो जो एक बार में वो उसको उठा के ऊपर क्लीन करते हुए ऊपर ले जाएगा, तो क्या किया उसने, ब्रेक किया और ओवरकम कर गया उस रेजिस्टेंस से. तो आप सिंपल समझेंगे स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति. ये हमारी मसल्स की ताकत है टू ओवरकम द रेजिस्टेंस. जो भी हमारे खेल के बीच में और भी जो हमारे खेल के बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस है उसको कैसे ओवरकम करेंगे. तो इसमें है स्ट्रेंथ. मस्कुलर स्ट्रेंथ इज ए फोर्स दैट ए मसल्स और ए ग्रुप ऑफ मसल्स कैन एक्सर्ट अगेंस्ट ए रेजिस्टेंस इन वन ऑफ द मैक्सिमम एफर्ट्स. मैक्सिमम एफर्ट्स से हम कैसे उससे आगे निकल सकते हैं. इसमें है कई टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ. टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ में है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. सो वी स्टार्ट विथ मैक्सिमम स्ट्रेंथ. बाय दिस स्ट्रेंथ वी मीन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ दैट द आवर बॉडी सिस्टम कैन एक्सर्ट इन ए सिंगल एफर्ट. मतलब 1 रेपिटेशन मैक्सिमम. एक बार में हम, जैसे आपका हो गया वेट लिफ्टिंग. जैसे वेट लिफ्टिंग में जो भी भारोत्तोलक होता है वेट लिफ्टर, वो कैसे आपको एक बार में बारबल उठाता है, तो वो हो गया कितना ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स वो एक बार में वेट उठा सकता है. तो 1 रेपिटेशन मैक्सिमम. तो ये आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी कहलाएगी. जो वेट आपका रखा वो गया, उसने मैक्सिमम उठाया, क्योंकि वो बार बार बढ़ाता है, उसको 3 चांस दिए जाते हैं. तो जो भी बॉडी बिल्डर और जो भी उसके गेम का एथलीट होता है वो एक बार में सबसे ज़्यादा कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो उठाए. तो जो वेट वो सबसे ज़्यादा उठाता है उसी को उसका वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ को दर्शाता है. सेकेंड वन इज द एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. This strength is the ability of the muscle to overcome a particular resistance with a high speed of contraction. In this type of strength, display the role of neuromuscular coordination is very important because of the employment of the reflex and the contracting of the muscles at the time is very essential. This type of strength is needed the explosive sports such as shot put, discus throw and throwing events. जैसे लॉन्ग जंप में भी होता है. आप इसमें सिंपल है आपका कि जो आपका एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है कि हम उसमें रेसिस्टेंस आपके कम रहता है, लेकिन रेसिस्टेंस के सामने जैसे आप कैसे डिस्कस करते हो तो आपका रेसिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्कस थ्रो का वेट तो रहेगा ही, उसके साथ साथ एयर को. तो आप कितने स्पीड से कितने बॉडी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपका थ्रो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जाए. तो ये कहलाती है आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. लास्ट वन इज स्ट्रेंथ एंड्योरेंस.
This type of strength is defined as the capacity of an individual to maintain a strength for a fairly long period of time. This type of strength is needed in the sports like swimming और ट्रैक. मतलब हम अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करे रहें एक लंबे समय के लिए. तो सिंपल आ जाएगा कि वो आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस हो गया. जैसे स्विमिंग में लैप लगाता है स्विमर, तो लगातार लैप लगाता रहता है, तो क्या है, और थकता नहीं है, तो वो किसको है आपकी, वो है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. सो नेक्स्ट आपका है इसके बाद मेथड ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ. मेथड ऑफ डेवलपिंग स्ट्रेंथ में आपके है, इसमें आपका आएगा एक्सरसाइजेस हैं. इसमें आती हैं 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज. कंसिडर 3 टाइप ऑफ एक्सरसाइज: आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज और आइसोकाइनेटिक. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वो कहलाती हैं. द आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर दोज एक्सरसाइज इन विच द मसल्स टेंशन इज डेवलप्ड विदाउट एनी विजुअल मूवमेंट. The force or strength applied by an individual is equal to the force of resistance. मतलब आप सिंपल सा आप समझिए कि इसके एग्जाम्पल से आपको समझाते हूँ. प्रेसिंग अगेंस्ट द वॉल. जब आप किसी दीवार के सामने दोनों हाथ अपने सीधे एक्सटेंड करके उसको फोर्स करते हैं, तो आपका टेंशन तो जनरेट होता है मसल्स में, लेकिन आपका कोई भी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होती, उसमें कुछ चेंज नहीं दिखाई देते, लेकिन आपका टेंशन पूरी तरह से आपके मसल्स में रहता है. ऐसे बैलेंसिंग ऑन 1 फुट, जब आप एक 1 फीट पे अपने खड़े रहते हैं, तब भी आपका किसमें टेंशन मसल्स का कैसा रहता है, एक पैर में रहेगा, लेकिन वो उस पर कोई भी विजिबल चेंज नहीं रहता कि आपको लगे कि मसल्स छोटी हो रही है बड़ी हो रही है, लेकिन टेंशन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहता है. इसके बाद आते हैं आइसोटोनिक. Those exercise in which muscles effort result in the movement of an object on which force is applied are called isotonic exercise. इसमें जस्ट सिंपल समझिए. If we take the example of an object suspended from our hand with the help of strings, we notice that if the weight of the object is less, then the hand can easily lift it up. In such case, the hand can exert more force than the force of weight of the object. In this process of lifting of weight, the muscles of the arm shorten and lengthening. इसलिए सिंपल सा है कि आपका जो भी आप वेट उठा रहे हैं इसमें, जैसे आप सिंपल ले लीजिए, आप बाइसेप्स कर्ल मानते होंगे, आजकल बाइसेप्स कर्ल सब कोई मानता है. डंबल आपने लिया, डंबल आप बार बार ऊपर लेके जाएंगे नीचे, तो आपका क्या होगा, आपको देख रहा है आपका मसल्स का जो साइज है वो शॉर्टनिंग और लेंथनिंग होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स है. तो आइसोटोनिक में ये है कि आपको दिखेगा कि आपकी मसल्स, आपका पावर, आपकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब आप शक्ति लगा रहे हैं, तो इसमें आपके मसल्स चेंज होंगे. ये रिदमिक एक्सरसाइज आप करते हैं और लाइट वेट से कोई भी एक्सरसाइज करते हैं. लास्ट आ गया आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज. It is very difficult to divide exercise between purely isometric or purely isotonic. Mostly we come across the movement that are the combination of isotonic and isometric exercise. जो combination है, तो जो आपकी है आइसोकाइनेटिक, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों एक्सरसाइज का, मतलब बोथ द एक्सरसाइज आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का. तो इसमें ऐसे आपको सिंपल समझ में आएगा. एग्जाम्पल जैसे आइस स्केटिंग. आइस स्केटिंग में आपने थोड़ी देर तो कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने हाथ चलाए पैर, उसके बाद आप क्या हो गए, सीधे खड़े हो गए और बैलेंस करते रहे, तो क्या हो गया, दोनों चीज़ का आ गया. कि आपका आइसोमेट्रिक में क्या था कि आपका कोई भी मसल्स चेंज नहीं होगी, और आइसोटोनिक में क्या था कि आपके मसल्स में साइज बार बार बढ़ेगा घटेगा. सेम है आपका रोप क्लाइंबर. जैसे क्लाइंबर चढ़ता है फिर एक जगह पकड़ के खड़ा हो जाता है, कि उसमें दोनों प्रकार के फोर्स लगते हैं. तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि कैसा होता है स्ट्रेंथ में. स्ट्रेंथ क्या है, इट इज़ ए मस्कुलर एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस. तो कैसे रेजिस्टेंस को हम ओवरकम कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका इसमें फिटनेस का आपका आएगा फैक्टर आएगा, वो है आपका एंड्योरेंस. इसमें सिंपल है, स्ट्रेंथ में क्या था, इट इज़ ए मस्कुलर एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, और एंड्योरेंस में आएगा इट इज़ ए मस्कुलर एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इन द कंडीशन ऑफ फैटिग. मतलब जो थकावट में जो आपकी मसल्स की शक्ति है कि आप कैसे आगे बढ़ें और जो आपका टारगेट है उसको पाएं. एंड्योरेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू कैरी ऑन ए रिक्वायर्ड एक्टिविटी विद ए ग्रेट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी फॉर ए कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम. कितने देर आप रेसिस्टेंस को हरा सकते हैं. सिंपल है इसका. एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट द फैटिग. फैटिग को कैसे आप हरा सकते हैं. ट्रेनिंग फॉर एंड्योरेंस, इसकी भी कई सारी ट्रेनिंग है आपकी. ट्रेनिंग फॉर एंड्योरेंस डेवलप मोर कैपिलरीज इन मसल्स एंड देयर बाय द डिलीवर ऑफ ऑक्सीजन, फूड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स बिकम फास्टर. जो भी एंड्योरेंस होते हैं, एंड्योरेंस किस गेम के लिए चाहिए पड़ता है, एंड्योरेंस लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में. मोस्ट जो एंड्योरेंस एक्टिविटी होती है उन्हीं में हमें एंड्योरेंस की ज़्यादा आवश्यकता रहती है. वैसे आवश्यकता हर चीज़ में है, लेकिन उसमें क्या,
तो वो लोग ऐसी ट्रेनिंग रहती कि वो अपने मोर कैपिलरीज होती हैं उनकी बॉडी में, कैपिलरीज रहती है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन ले सकें, फूड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं, फूड मटेरियल ले सकते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो ख़राब हो चुके हैं प्रोडक्ट शरीर के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बॉडी से निकाल सकें। टाइप ऑफ एंडोरेंस में है आपका एरोबिक एंडोरेंस, एनारोबिक एंडोरेंस, इसमें आएगा आपका स्पीड एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। एरोबिक समझ लीजिए आप, एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन, जो भी एक्टिविटी, द एक्टिविटी विच परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक एक्सरसाइज और एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी हम करते हैं और ऑक्सीजन लेते वक्त साथ साथ आराम से लेते रहते हैं, वो एरोबिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। इसमें भी आते हैं शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, मीडियम टर्म एंडोरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। सेकेंड आएगा आपका एनारोबिक एक्टिविटीज। इट इज ए फॉर्म ऑफ एंडोरेंस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो शॉर्ट टर्म की ड्यूरेशन में ये एक्टिविटी हम करते हैं जिसमें ऑक्सीजन हम नहीं लेते, जो एनर्जी है वो रिलीज किससे होती है, एटीपी, सीपी, एड्रेनल ट्राइफॉस्फेट और क्रेटिन फॉस्फेट, जो हमारे शरीर में मसल्स में आपको एनर्जी रिलीज करता है, और जो मोर लास्ट 45 सेकंड तक चलता है, जिसमें जैसे आपने देखो 100 मीटर स्प्रिंटर आपने देखा है, वो एंडोरेंस के साथ, स्ट्रेंथ एंडोरेंस के साथ उसको एंडोरेंस की भी जरूरत है। तो क्या बिना सांस लिए वो 45 कैसे कितना रहता है, 10 सेकंड 100 मीटर, 12 सेकंड, 13 सेकंड, कितना तेज दौड़ता है, उसको सांस लेने की भी ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे 200 मीटर में 22-24, तो मोर लास्टिंग है जो आपकी एनारोबिक एक्टिविटी है, एट लास्ट मतलब आप 45 सेकंड तक ही कर पाएंगे। थर्ड है स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस का है, स्पीड एंडोरेंस इज द प्री रिक्वेस्टेड फॉर 400 मीटर रनिंग। जैसे आप 400 मीटर रनिंग होती है तो उसके लिए क्या चाहिए, स्पीड भी चाहिए और साथ साथ 400 मीटर का आपको एंडोरेंस चाहिए। तभी आपको कहा ना, आपको अभी एरोबिक एक्सरसाइज है वो भी, तो एनारोबिक क्यों है, क्योंकि हम 45 सेकंड तक, आपकी जो अभी ट्रेंड एथलीट है वो 45 सेकंड 50 सेकंड के अंदर ही अपना पूरा 400 मीटर का लैप पूरा करते हैं, तो उनके लिए स्ट्रेंथ एंडोरेंस भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है एंडोरेंस, है ना। नेक्स्ट आपका स्लाइड में आएगा मेथड ऑफ डेवलप एंड्योरेंस। इसमें कौन कौन सी मेथड है, कॉन्टिन्यूस रनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और आपकी है फार्टलेक मेथड और सर्किट ट्रेनिंग। तो सबसे पहले आएंगे कॉन्टिन्यूस रनिंग मेथड। दिस मेथड ऑफ एंड्योरेंस डेवलप इन द बेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस रनिंग फॉर सम टाइम टू अचीव द ऑब्जेक्ट। In this case, an athlete is required to run at the steady pace or speed. The rate of determined by keeping the heart rate between the 130 to 116 beat per minute. सिंपल है, कॉन्टिन्यूस जो रनिंग मेथड है, जो हमसे आप अपने एंड्योरेंस बढ़ाते हैं, उसमें जो भी एथलीट होता है वो रनिंग करता है रोज डेली। कितना करता है, मिनिमम जो स्टार्टिंग रहती है तो 15 मिनट्स कंटिन्यूस से स्टार्ट करते हुए 30 मिनट, फिर 30 मिनट से 45 से 1 आवर्स, और डिपेंड अपॉन उसका कॉम्पिटिशन कैसा है। तो इसमें धीरे धीरे बढ़ाता है, लेकिन जो हार्ट रेट है वो एक पेस में दौड़ता है, कंटिन्यूस रनिंग करता है, उसका 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर कर रहा है कि 15 कर रहा है, 20, ये सब कैटेगराइज अलग अलग होता है। तो कंटिन्यूस है, लगातार वो दौड़ता रहता है, एक ही पेस मेंटेन करता है, ना बीच बीच में फास्ट स्लो नहीं होता है। जो उसने शुरू से मेंटेन पेस रहता है वो एंड तक जाता है। ये बड़ी हेल्पफुल है आपका ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए। सेकेंड वन है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। This training method is very useful for the development of endurance under the aerobic condition. Through the method, we can make more rapid improvement in maximum oxygen utilization capacity than by long steady running method. इसमें क्या रहता है, इंटरवल ट्रेनिंग में बीच बीच में इंटरवल आपका रहता है। इसमें ट्रेनिंग साइकिल कैसी रहती है, जैसे आप आज होगी कि आपकी स्टार्ट हुई, सबसे पहले आपने 100 मीटर रन करी, उसके बाद तुरंत आपने 100 मीटर स्प्रिंट मारी, फिर उसके बाद 200 मीटर जॉग किया, फिर इसके बाद क्या लिया, इंटरवल। आपने ये देखिए इसमें बीच बीच में इंटरवल लेके लास्ट में फिर एक लंबा इंटरवल ले लिया, फिर से स्टार्ट किया, क्या किया, 100 मीटर रन किया स्लो, फिर उसके बाद एक 100 मीटर की स्प्रिंट मारी, फिर उसके बाद 200 मीटर जॉग किया, फिर जैसे 150 मीटर स्प्रिंट किया तो फिर 250 मीटर जॉग किया। तो ये क्या रहता है आपका, इसका नाम ही है कैसे, आपका नाम ही एक्सरसाइज का इंटरवल रनिंग। तो इंटरवल में मतलब गैप गैप में जो दौड़ता रहे और अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते रहे, उसमें फिर लास्ट में रिकवरी ले, वो कहलाती है इंटरवल रनिंग मेथड। थर्ड वन है फार्टलेक, इसको कहते हैं स्पीड प्ले। ये वेरी इजी है कि जैसे आप कैसे भी, फार्टलेक का सीधा है, ये दी है गोस्टा हॉलमर के द्वारा, ये वाली डेफिनेशन है और ये थ्योरी आई है। इसमें क्या होता है कि जो भी रनर होता है वो स्टार्ट होता है एक जगह से स्टार्ट करता है,
सबसे पहले वो क्या करेगा, उसका पूरा सेट रूल आ जाता है। जैसे इसमें आ गया, पहले वो क्या करेगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जब वो कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप क्या कहते हो, वार्म अप करते हो। वार्म अप के बाद क्या है कि आप करोगे स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग के बाद वो रनर धीरे धीरे दौड़ता है मीडियम पेस से। कुछ देर मीडियम दौड़ने के बाद फिर वो क्या करता है, फास्ट रनिंग करता है। फास्ट रनिंग के बाद थोड़ा देर उसके बाद 400 200 से 400 मीटर, ये तो डिपेंड करता है अलग अलग उस पर। फिर वो क्या करता है, जॉगिंग करने लगता है। मतलब जो पेस अब फास्ट रनिंग में पेस बढ़ा था, हार्ट बीट बढ़ी थी, उसको कम करने के लिए जॉगिंग की। फिर अपहिल रनिंग, मतलब किसी पहाड़ या ऊपर साइड के ब्रिज वगैरह पे चढ़ने लगता। फिर क्या, डाउन हिल रनिंग, जब ब्रिज से उतरेगा तो उसमें क्या फोर्स कम लगेगा। फिर वॉकिंग करा, फिर एक सिंगल लेग होपिंग, स्प्रिंट, फिर जॉगिंग, फिर एंड कर दिया। मतलब तरह तरह से वो अपने वेरिएट करता रहता है, मतलब प्लेस पे, मतलब कभी ज़्यादा कभी स्पीड कम, कभी ज़्यादा कभी कम। तो इससे क्या होता है, ये सबसे अच्छे, इसको तभी इसका नाम कहा जाता है स्पीड प्ले। लास्ट वन है आपकी सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग इज द मेथड ट्रेनिंग कंडीशनिंग ए रेसिस्टेंट ट्रेनिंग यूजिंग द मल्टीपल स्टेशन टू कंप्लीट ए सर्किट सर्कल। मतलब एक प्रकार का आप सर्कल बना लीजिए। आपने एक सर्कल बनाया, उसमें आप कई सारे स्टेशन रख सकते हैं। जैसे आपने स्टार्ट किया, आपने राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू, फिर वापस आप आ गए। इससे सबसे ज़्यादा आपने स्टार्ट किया सिंपल कि आपने डंबल कर्ल किए, एक सर्किट बना लिए। कुछ भी सर्किट आप बना सकते हैं इस ट्रेनिंग में। डंबल आपने मतलब डंबल मारे। थोड़े आगे बात किया गया तो आपने डेड लिफ्ट की। फिर उसके बाद आगे क्लीन एंड जर्क करी। उसके बाद आके स्टर क्लाइंबिंग करी। फिर शटल रन करी। फिर थोड़ा आके स्किपिंग करी। फिर पुशअप्स की, फिर हर्डल्स की, फिर सिटअप्स, फिर एक स्प्रिंट मार के आप निकल गए। ये ज़्यादा नहीं रहता, 50 to 60 मीटर्स का एक सर्कल बना के आप सीधा उसको लास्ट में, सर्कल पूरा नहीं बना के खोल के रखते कि इसमें लास्ट में स्प्रिंट से वो बाहर आ सकते। तो ये मेथड है जो सर्किट ट्रेनिंग मेथड, ये वेरी यूजफुल है। ये नए बिगिनर से लेके जो हमारे ट्रेंड एथलीट हैं, दोनों के लिए, सबके लिए बड़ी हेल्पफुल मेथड है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी से आप क्या समझते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस टू यील्ड ए प्रेशर और ए फोर्स। कैसे हम फोर्स को सहन करें। इट कैन बी कॉल्ड द एक्ट ऑफ बेंडिंग। मतलब एक्ट ऑफ बेंडिंग है थ्रू आउट द आपके रेंज ऑफ मोशन में आप अपने बॉडी को कितना बेंड कर सकते हैं, कितना फ्लेक्सिबल आप हैं। द बेंडिंग में बी बेंडिंग मूवमेंट अराउंड ए ज्वाइंट। It is a capacity of the individual to perform joint action through a wide range of movement। जितनी आपका मूवमेंट हो सकता है बॉडी में, उस मूवमेंट को आप एंड तक पा सकें, वही कहलाती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी आपका मोस्टली है टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में 2 टाइप्स की है अकॉर्डिंग टू कर्ज। साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग है 2 टाइप, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है मसल्स आर स्ट्रेच and the extend posture is maintained using support of own weight, limb और object। मतलब सिंपल कि जिसमें हम अपने हाथों का, पैरों का और लिम्स कोई भी का यूज़ करें या किसी चेयर वगैरह का, और वो कहलाती है आपकी पैसिव। या आपका इसके बाद एक डायग्राम है, आपको उस डायग्राम में सिंपल दिख रहा होगा कि पैसिव एक्टिविटी में जो भी एथलीट है वो अपने पैर को अपने हाथों से होल्ड किए हुए, तो ये है पैसिव एक्टिविटी। मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स आपके लिम्स को, जो ज्वाइंट्स का मूवमेंट पूरा कराने के लिए लग रहा है, तो ये कहलाती है पैसिव। और इसी के बाद है सेकंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ ए एब्सोल्यूट रेंज ऑफ मोशन इन ए ज्वाइंट और ए सीरीज ऑफ ज्वाइंट और ए सीरीज ऑफ ज्वाइंट्स व्हाइल द मसल्स आर इन मोशन। जैसे आप इसमें हैं, आप देखिए विदाउट किसी हेल्प के, एक्सटर्नल फोर्स के, वही एथलीट दूसरे वाले जो आपका फोटो है उसमें पिक में आपको दिख रहा है कि विदाउट किसी एक्सटर्नल फोर्स के, मतलब अपने लिम्स और हाथ का यूज़ किए बिना उसका पैर एक अलग जाके लास्ट तक मोशन को टच कर रहा है, तो ये कहलाती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें होती है, एक्टिव में होती है 2 टाइप्स की, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक। स्टैटिक में आपका आएगा दिस डज नॉट इन्वॉल्व एनी मोशन, इट इज़ द एबिलिटी टू स्ट्रेच बाय द यूजिंग ओनली द टेंशन इन द मसल स्ट्रेच्ड। और सेकेंड हो गया डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ ए फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन इन ए ज्वाइंट वाइल द बॉडी इज इन मोशन। मतलब ड्यूरिंग, ये आपकी डायनेमिक है कि आप खड़े खड़े स्टैटिक कर रहे हैं एक जगह, तो उसका आपका स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी बनेगा। डायनेमिक आप जब रेंज ऑफ मोशन में आप खुद है और फिर आप उसी फ्लेक्सिबिलिटी का दिखा रहे हैं ड्यूरिंग द गेम, जैसे किकिंग मार रहे हैं, तो वो आएगा डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में। अब इसके बाद आपका आ गया नेक्स्ट कंपोनेंट है स्पीड। स्पीड सभी जानते होंगे, स्पीड की डेफिनेशन है डिस्टेंस ऑफ अपॉन टाइम। मतलब डिस्टेंस कवर्ड, हम कितने जल्दी और कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर्ड कर सकते हैं पर यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। स्पीड refers to the capacity of moving a body part
or the whole body with a greatest possible speed or velocity. Speed is a main component of performance related fitness and they appears as a different form of different sports. The main form of speed described below. ये स्पीड है आपकी कितना आप करते हैं कवर, तो इसमें फॉर्म्स है कौन कौन सी स्पीड है आपकी। उसमें स्पीड में आपका आएगा स्टार्टिंग स्पीड, एक्सीलरेशन स्पीड, मूवमेंट स्पीड, मेंटेन टॉप स्पीड और स्पीड एंड्योरेंस। ये आपके स्पीड के अंदर आएंगे। तो आप सबसे समझिए स्टार्टिंग स्पीड। स्टार्टिंग स्पीड क्या है? स्टार्टिंग स्पीड डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन एबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट एज फास्ट एज पॉसिबल आफ्टर द स्टार्टिंग सिग्नल और गिवन वन रिएक्शन एबिलिटी कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू टू टाइप्स। क्या है आपकी इसमें एक्सीलरेशन है कि आपको एक सिग्नल पे आपको दौड़ना हो, तुरंत आपको क्विक एक्शन करके कैसे निकलना है। जैसे आपने देखा होगा 100 मीटर रन में कि आप सब एक लाइन में खड़े रहते हैं, सिग्नल वाला एक सिग्नल देता है, जैसे ही सिग्नल हुआ सारे एक्सीलरेट करके जल्दी से जल्दी भागते हैं। तो जो भागते हैं जो दौड़ते हैं वो ही एक्सीलरेशन की कितने जल्दी क्विक में आपने रेस स्टार्ट करी, वो होती है स्टार्टिंग स्पीड। वो टू टाइप्स की होती है, सिंपल रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स। सिंपल ऐसा है कि सिंपल में आपको पता रहता है कि किस साइड दौड़ना है। जैसे आप रनिंग करते हैं तो आपको पता रहता है कि आपको वहां तक जाना है, टारगेट वहां फिनिश है। और कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है, इसमें आपको डायरेक्शन नहीं पता रहता लेकिन आपको दौड़ना है। जैसे फुटबॉल में बॉल इधर आई तो आप इस साइड दौड़े, फिर कोई बॉल इधर आई इसने पास दिया तो आप इधर दौड़े। तो इस सिचुएशन को तो कॉम्प्लेक्स क्या है, सिंपल में है कि आपको डायरेक्शन प्री डिफाइंड है, सिग्नल देगा दौड़ गए। और कॉम्प्लेक्स में क्या है, इस साइड भी किसी भी आपका साइड में आपको दौड़ना पड़ सकता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी इज रिक्वायर्ड वेयर द डायरेक्शन ऑफ ए मूवमेंट इज नॉट प्री डिसाइडेड, जहां आपकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट नहीं डिसाइडेड है। इसके बाद सेकंड आ गई आपकी एक्सीलरेशन स्पीड। एक्सीलरेशन एबिलिटी इज द एबिलिटी टू एक्सीलरेट as fast as possible. It's depend on explosive strength. The ability is required by the sprinters, swimmers, cyclists to reach the top speed in a minimum possible time. कितने, अब जैसे आपने स्टार्ट किया, देखिए सिंपल एक रनिंग का एक एथलीट दौड़ा, उसने शुरू में तो स्पीड तुरंत ली स्टार्टिंग स्पीड, अब उस स्पीड को एक्सीलरेट कैसे करेगा, तो वो एक्सीलरेशन स्पीड कहलाती है कि वो खींचेगा जो उसका शुरू का फेज है 10-20 मीटर का, स्टार्टिंग के बाद आप कैसे उसको बढ़ाएंगे। थर्ड वन इज मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड मीन्स परफॉर्मिंग द बॉडीली मूवमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल। इट रिक्वायर्स इन स्पोर्ट्स सच एज बॉक्सिंग, रेसलिंग, कबड्डी, थ्रो ए जंप। कैसे आप अपना मूवमेंट चेंज करके और स्पीड को जनरेट कर सकते हैं। फिर फोर्थ वन है मेंटेन द टॉप स्पीड। It is the ability to maintain top speed for long period and distance. This ability is very important for 100 meter, 200 meter, 400 meter sprinters, skating, swimming, hockey and football. तो ये मेंटेन टॉप स्पीड आप कैसे समय के लिए, लंबे समय के लिए मेंटेन कर सकते हैं। आप दौड़ रहे हैं, मान लीजिए आपके साथ भी हॉकी में आप देख रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, आपके साथ भी एक खिलाड़ी दौड़ रहा है, आप आगे दौड़ रहे हैं गोल मारने के लिए, तो कैसे आप उससे तेज दौड़ के पहले गोल मारते हैं। अगर डिफेंडर आ गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेंटेन कितने जल्दी आप बॉल लेके आप गोल पे भागोगे वो आपकी कहलाएगी टॉप स्पीड। फिर लास्ट वन इज स्पीड एंड्योरेंस। स्पीड एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड अप फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन स्पीड एंड्योरेंस एंड रिक्वायर द इवेंट सच एज 400 मीटर रेस, हर्डल्स और 800 मीटर रेस। स्पीड एंड्योरेंस से आप कैसे लंबे समय के लिए अपनी स्पीड को टिकाए रहते हैं, बॉडी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ती है, ऑक्सीजन लेके और लंबे समय के लिए आप दौड़ते रहें, वो आपका कहलाता है स्पीड एंड्योरेंस। सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको लेसन समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस टॉपिक।